तो राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इससे पहले, इस वीडियो से पहले आप सॉल्यूशन चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर हम बोले सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख चुके होंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप देख चुके होंगे। ठीक है ना। तो बेटा आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं हमारे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। बेटा देखो, एमसीक्यू बेशक है ये, लेकिन आप सबको पता है चाहे एमसीक्यू हो चाहे कोई क्वेश्चन हो, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन होता है, सबके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज करे जाते हैं वो कैसे होते हैं बताओ? सेम ही होते हैं। अगर आपने सारे एमसीक्यूज को कॉन्सेप्ट समझ समझ के कर लिया तो ये मान लिया आधे से ज्यादा क्वेश्चन भी आपके क्या हो गए, खत्म हो गए। क्वेश्चंस के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्या हो गए, कवर हो गए। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में, क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना बेटा ये वाली बात? चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज क्या कहते हैं, आज हम सारे क्वेश्चंस को देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज मेड मेजर ऑफ। तो बेटा सीधी सी बात है, कोई भी रिएक्शन होती है ना, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है A+B, ठीक है, बना बताओ C। तो इस रिएक्शन के अंदर ए का मॉलिक्यूल और बी के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करे, और किसके मॉलिक्यूल बनाए बताओ? सी के मॉलिक्यूल्स बनाए। तो देखो, जो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनता है, देखो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल टकराते हैं, और उनका अगर टकराना है, जो कोलिजन है वो कैसा हो जाए बताओ? प्रॉपर प्रॉपर कोलिजन हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट में। तो जितने मॉलिक्यूल टकराते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, वो होती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। क्या होती है बताओ? मॉलिक्यूलरिटी। बस कंडीशन ये है कि रिएक्शन कैसी होनी चाहिए बताओ? एलिमेंट्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बताओ? एलिमेंट्री। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो ही आप मॉलिक्यूलरिटी पता कर सकते हैं, अदरवाइज मॉलिक्यूलरिटी पता नहीं कर सकते। क्लियर है नहीं वाली बात? एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है? तो आप बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कैसे होती है बताओ? है ना, सिंगल स्टेप में होती है। कैसे होती है बताओ? सिंगल स्टेप में। जो एक स्टेप में रिएक्शन हो जाती है उनको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और एक से ज्यादा स्टेप में जो रिएक्शन होती है उनको बेटा बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर है नहीं है वाली बात? इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो आप क्या बोलोगे? जितने मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं बेटा? रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, वो आपको कैसे पता चलेगा? उसकी मॉलिक्यूलरिटी से। ठीक है, कैसे पता चलेगा बताओ? मॉलिक्यूलरिटी। स्टार्ट होते होते पहले क्वेश्चन पे ही हमारी वीडियो पॉज हो गई। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा आप क्या बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स आपके कोलिजन कर रहे हैं प्रोडक्ट देने के लिए, वो हमें कैसे पता चलेंगे? उसके बताओ मॉलिक्यूलरिटी से पता चलेंगे। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। तो देखना, पहला है रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, उसका जो रेट होता है इनिशियल कंसेंट पे डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। ये वाली बात भी सही, ये वाली बात भी सही है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ये दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन में भी जीरो, तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है। अभी मैंने बताया था किसी भी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। अब खुद बताओ, क्या बिना टकराव के जीरो मॉलिक्यूल टकरा के प्रोडक्ट बन जाएगा? मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी ना ही कभी जीरो हो सकती और ना ही कभी किस में हो सकती बेटा बताओ? फ्रैक्शन में हो सकती। क्लियर नहीं वाली हो? तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन में बी जीरो। तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा है बेटा बताओ? गलत है आपका स्टेटमेंट। क्लियर नहीं वाली बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फॉर अ रिएक्शन A to B, it is observed that the rate of reaction doubles when the concentration of A is increased 4 times। ठीक है ना। कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से क्या बनना है बताओ? प्रोडक्ट बनना है। ठीक है ना। ए से क्या बनना है बताओ? बी बनना है। तो इसमें जो रेट होगा बेटा, रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना, रेज टू सम पावर। और ये पावर जो होती है उसी को क्या बोलते हैं बताओ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब आपसे ये पूछा है, ऑर्डर पूछा है इस रिएक्शन में, मतलब आपसे एन पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, आगे भी आएंगे। ठीक है ना, अभी अभी भी आएंगे और एग्जाम में भी आएंगे। देखो, वो कह रहा है इट वॉज ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। रेट क्या हो गया बताओ? डबल हो गया। ठीक है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज 4 टाइम्स। जब कंसंट्रेशन को कितना कर दिया बेटा बताओ? है ना, मैं डायरेक्ट करने की तरीका बता रहा हूँ।
ठीक है नहीं, ऐसे आप जब थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा तब नहीं करोगे, एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। तो रेट हो गया डबल, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए कितने हो गया 4 टाइम्स की पावर n। क्लियर है ना बेटा ये वाली बात। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ तुम बताओ, 2 इक्वल्स टू 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, अरे लिख सकते हैं ना इसको 2 की पावर 2, तो 2n हो जाएगा। यहाँ पे देखो इनको अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी है 1, ये 2 है दोनों। और आपको पता है x की पावर यहाँ पे a है और x की पावर अगर b है तो बेटा अरे x की पावर क्या है बताओ b, तो a इक्वल्स टू किसके होता है b क्या होता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ देखो 1 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 2n के, तो 1 इक्वल्स टू 2n और n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2। तो रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा बताओ, हाफ ऑर्डर, ठीक है नहीं। तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा बताओ सी, ठीक है नहीं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शन। तो ये वाली बात गलत है, अभी जस्ट बताया था, कितनी बार आ रहा है, बार बार आ रहा है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी ना ही जीरो हो सकती ना ही फ्रैक्शन हो सकती, याद रखना, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो बेटा ये वाली बात बिल्कुल सही है। अभी मैंने तुमको जस्ट बताया पहले क्वेश्चन में ही, मॉलिक्यूलरिटी केवल कौन सी रिएक्शंस की निकाल सकते हैं बताओ, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन अगर है तो उसकी हम मॉलिक्यूलरिटी पता कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम पता नहीं कर सकते। तो मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये वाली बात कैसी है, बिल्कुल सही है। तो मॉलिक्यूलरिटी केवल और केवल किसके लिए पता कर सकते हैं बेटा बताओ, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए पता कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये वाली बात दिमाग में रखेंगे। आगे देखिए, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको अगर लास्ट में टाइम बचता है, ठीक है नहीं, तो मैं समझा दूंगा, थोड़ा सा लेंदी है। आगे देखते हैं, बाकी क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। In a reaction, the initial concentration of the reactant increase 4 times, 4 folds, and the rate becomes 16 times as its initial value. The order of, देखो मैंने वो पहले तरीका बताया था ना आपको, तो आपको यहाँ खुद बताओ। देखो रेट इक्वल्स टू क्या होगा, है ना, के रिएक्टेंट की पावर, या फिर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है बेटा, होता है ना रिएक्टेंट की पावर एन के, है ना, अभी देखा था ना हमने। अब रेट कितने टाइम हो रहा है, the initial concentration of reactant increase 4 times, the rate becomes 16 times। रेट कितना हो रहा है बताओ 16 टाइम्स, ए की कंसंट्रेशन को कितना कर दिया बताओ 4 टाइम्स, तो 4 की पावर n हो गया, है ना। 16 को कैसे लिख सकते हैं 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 4 4 16 इक्वल्स टू 4 की पावर n, तो यहाँ से n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ 2 हो जाएगा। क्लियर है नहीं ये वाली बात। तो रेट कितना हो गया 60 टाइम, जब कंसंट्रेशन हो गई 4 टाइम, तो इस तरीके से हमने ऑर्डर निकाल दिया बेटा। रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा हो जाएगा बताओ, सेकंड ऑर्डर, ठीक है ना। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होगी बताओ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। अगला देखो, फॉर द रिएक्शन दिस द रेट लॉ इज गिवन बाय दिस, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ इज केप्ट कांस्टेंट व्हाइल दैट ऑफ बी इज डबल द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। लिसन, इस वाली रिएक्शन के लिए, अब देखो ये तो समझ में आ गया ना तुम्हारे, इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं। अब जरा ये देखो, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको रेट दे रखा है R इक्वल्स टू के ए बी की पावर 2, ठीक है। अब क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज केप्ट कांस्टेंट, ए की कंसंट्रेशन को आप वही का वैसे का वैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है नहीं। वाइल दैट ऑफ बी इज डबल्ड, बी की कंसंट्रेशन को क्या करना है बेटा बताओ डबल, ठीक है। तो आगे देखो, ए की कंसंट्रेशन के, ए का उतना ही उतना रखना है, बी की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं बताओ डबल, ठीक है नहीं। तो देखो 2 2 का कितना होएगा बताओ, 2s का कितना हो जाएगा 4, है नहीं। तो के आर इक्वल्स टू 4 ए बी स्क्वायर, है 2s का कितना हो गया 4। तो बेटा पहले रेट ये था, इसको जब डबल कर दिया, पहले रेट ये था, जब इसको क्या कर दिया डबल कर दिया, ठीक है, तो रेट ये हो गया। रेट कितने टाइम से बढ़ गया बताओ 4 टाइम्स, 4 आ गया ना, तो कितने टाइम से बढ़ गया 4 टाइम्स, ठीक है नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो, दुगना हो जाए तो डबल, तिगना हो जाए तो ट्रिपल, और 4 गुना हो जाए तो क्वाड्रपल, ठीक है ना। तो 4 टाइम्स हो रहा है, कितना हो रहा है बेटा बताओ, रेट कितने टाइम इंक्रीज हो रहा है बताओ 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स इंक्रीज होने को क्या बोल देंगे बताओ क्वाड्रपल, ठीक है ना। 3 बार इंक्रीज हो रहा, 3 टाइम इंक्रीज हो रहा था तो क्या बोल देते बताओ ट्रिपल, ठीक है ना। इसके बाद आगे आगे देखो, 8th क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 3A से क्या बनना है बेटा बताओ, 3A से क्या बनना है 2B बनना है, रेट ऑफ रिएक्शन दिस, ये किसके इक्वल हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम रेट कैसे लिखेंगे, देखो रेट लिखा कैसे जाता है,
आपको पता है ना, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए कौन सा साइन आता है, माइनस, ये 1/3 dA अपॉन dt इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन आता है, कौन सा साइन आएगा बताओ, पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव साइन आ गया, उसके बाद 1/2 dB अपॉन dt, क्लियर है ना ये वाली बात, इसमें dB अपॉन dt आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या पता करना है, ये पता करना है dB/dt कितना होगा, तो 2 के इधर भेज देंगे, ठीक है ना, 2 के इधर भेज दोगे तो क्या होगा, तो -2/3 dA अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस dB अपॉन dt। तो बेटा प्लस dB अपॉन dt किसके इक्वल आ गया बताओ, प्लस dB अपॉन dt किसके इक्वल आ गया, इसके -2/3 dA अपॉन dt, -2/3 dA अपॉन dt। तो हमारा ये वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा बेटा बताओ, इसका सही हो जाएगा। किसी भी कोई भी रिएक्शन होगी तो आपको जो रिएक्टेंट है उसके लिए माइनस साइन आता है, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन आता है, जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो कहाँ चले जाता है, डिवाइड में चले जाता है, ए है तो डी अपॉन डी टी, बी है तो डी बी अपॉन डी टी, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ अ रिएक्शन ए प्लस बी इज गिवन बाय दिस, बी इज केप्ट बी इज इन लार्ज एक्सिस, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनो, कोई एक रिएक्शन है ए प्लस बी, क्या बनना है इससे बताओ, प्रोडक्ट बनना है, ठीक है ना, और इसका जो रेट है ना, रेट वो क्या है, के ए और बी, ठीक है, बी इज टेकन लार्ज एक्सिस, जो बी है उसको किस में ले रखा है बेटा बताओ, एक्सिस में ले रखा है। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात, जब भी यहाँ पे दो सब्सटेंसेस हैं, देखो इस रिएक्शन का जो रेट है वो देखने में क्या लग रहा है कि ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जब किसी एक रिएक्टेंट को एक्सिस में ले लेते हैं, याद रखना, जैसे दो रिएक्टेंट है, कभी भी एक रिएक्टेंट को किस में ले लेते हैं बताओ, एक्सिस में, और वो रिएक्शन हो जाती है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी हो जाती है बताओ, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाती है बताओ, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब भी एक रिएक्टेंट को किस में ले लेंगे बताओ, एक्सेस में, तो वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। और बेटा सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो कौन सा होता है बताओ, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है नहीं, और ऐसी रिएक्शंस का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा कौन सा होता है बताओ, 1, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। अगर ऐसे एग्जाम में आता है कि बेटा बताइए ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, तो आप बोलेंगे ऐसी रिएक्शंस जो दिखने में तो उनका जो ऑर्डर होता है वो 1 नहीं, 1 के अलावा कुछ 2 या 3 लग रहा है, या हाफ लग रहा है, 0 लग रहा है, लेकिन रियलिटी में 1 होता है। कितना होता है बताओ, 1। तो ऐसी रिएक्शन जो 1 फर्स्ट ऑर्डर लगती नहीं है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर होती हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बताओ, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर नहीं है वाली बात, ठीक है ना, ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर लगती नहीं है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर होती है उनको बोलते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, दिमाग में रखेंगे ये वाली बात, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा कट रहा है ऊपर पर दिख रहा होगा, चलो ठीक है। फॉर द रिएक्शन a प्लस 2b से क्या बनना है, AB2 द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a इज 2 विद रेस्पेक्ट टू b इज 0, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट जो है इक्वल्स टू किसके होगा, k, a की कंसंट्रेशन और b की कंसंट्रेशन, ठीक है। a के रिस्पेक्ट में कितना है, द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2, विद रेस्पेक्ट टू b इज 0, b के रिस्पेक्ट में कितना है बताओ 0, ठीक है। What will be the change in rate of reaction? ओहो एक सेकेंड, शिट बेटा एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को हम, ठीक है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। और ये कोई रिएक्शन है ना, अब ये रिएक्शन कौन सी है बताओ, a प्लस 2b से क्या बनना है बताओ, AB2 बनना है, ठीक है नहीं, AB2 बनना है। तो इसके लिए रेट क्या होगा बताओ, रेट इक्वल्स टू क्या होता है, k, a की कंसंट्रेशन और b की कंसंट्रेशन, है ना, उनकी पावर एक्सपेरिमेंट से पता चलती है, इस क्वेश्चन में दे रखी है। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a की रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2, है ना, ये दे रखा है 2, विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट b के रेस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है बताओ, 0 ऑर्डर है, ठीक है ना। What will be change in rate of reaction if the concentration of A is double, है ना, जब A की कंसेंट्रेशन कैसी हो जाएगी बताओ, डबल हो जाएगी,
ठीक है, एंड बी इज हाफ। ओके, तो सुनो, रेट पूछा है, जब ए की कंसंट्रेशन कैसी हो रही है बेटा बताओ, डबल है ना, डबल हो रही है, ऐसे डायरेक्ट करने के बता रहा हूँ, डबल है तो दो लगा दो का स्क्वायर हो जाएगा। बी की कैसी हो रही है बताओ, हाफ हो रही है ना, बी की कंसंट्रेशन कैसी हो रही है बताओ, हाफ, तो इसको हाफ कर देते हैं, 0। तो बेटा देखो 2 का इसका कितना हो जाएगा बताओ, 4। किसी की भी पावर 0 होती है वो कितना हो जाता है, 1, तो कितना आ जाएगा बताओ, रेट, रेट कितने टाइम्स हो जाएगा बताओ, 4 टाइम्स, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा रेट इंक्रीज 4 टाइम्स, ठीक है ना, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, रेट इंक्रीज 4 टाइम्स, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको असर्शन दे रखा है और इसका रीजन भी दे रखा है, दिख रहा है ना ये सारी चीजें, ठीक है। अब कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, ऑर्डर जो होता है वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों से आप पता, मतलब दोनों का पता कर सकते हैं। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग, बिल्कुल सही बात है ना, दोनों बातें कैसी हैं बेटा बताओ, सही, ठीक है ना, और ये इसका क्या है, सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक। तो आप क्या बोलोगे, ऑर्डर जो है वो क्या कहते हैं, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों का पता कर सकते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी पता नहीं कर सकते, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, असर्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन आर ऑलवेज सेम, गलत बात, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों किसी भी रिएक्शन के लिए अलग अलग हो सकते हैं, क्लियर है ना ये वाली बात, अलग अलग हो सकते हैं, और अगर एलिमेंट्री रिएक्शन सेम भी, मतलब सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन एंड द स्लोएस्ट स्टेप, बिल्कुल सही बात है बेटा, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती है, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती हैं, जो एक स्टेप में होती हैं, ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस को मिला के बनती है, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ना बहुत सारी क्या होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, और जो जितने भी स्टेप होते हैं उनमें सबसे जो स्लो स्टेप होता है वही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना, स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, सही, और सेक्शन क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a plot between concentration of A time t show which of the following given order of reactant is indicated from the graph, तो आपको इनमें से कौन सा ऑर्डर दिखाया जा रहा है, तो इसके लिए ना बेटा देखो सुन, मेनली आपके सिलेबस में दो ही ऑर्डर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, दैट इज जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। आपको ना जीरो ऑर्डर की इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, अगर आप जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आपको समझ में आती है तो आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, क्लियर है ना ये वाली। चलो आप जीरो ऑर्डर के लिए देख, एक बार देख लेते हैं, दोनों इक्वेशन देख लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे, तो एक बार देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट ऑर्डर, है ना, दो फॉर्मूले आने चाहिए इसके लिए, आर नॉट माइनस आर फर्स्ट टू के टी, पहली इक्वेशन। आर नॉट क्या है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, आर क्या है, वो कंसंट्रेशन जब टाइम टी हो जाएगा, ठीक है ना, के क्या है, रेट कांस्टेंट, और जीरो ऑर्डर के लिए आपको टी हाफ का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, दैट इज आर नॉट अपॉन 2k, टी हाफ का फॉर्मूला आर नॉट अपॉन 2k, ठीक है ना, ये भी आपको बताना चाहिए। और देखो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। और टी हाफ का फॉर्मूला भी बेटा बहुत ढंग से याद होना चाहिए, 0.693 अपॉन के, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, ये चार फॉर्मूले याद कर लेना, निरे न्यूमेरिकल हो जाएंगे तुम्हारे निरे, ठीक है नहीं, और बहुत सारे एमसीक्यू में भी अभी इस्तेमाल भी होगा, ठीक है नहीं, तो बहुत सारे क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स इन आपके फॉर्मूलों से हो जाएंगे। चलो आप समझते हैं मेरी बात, ये क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, नीचे आ रही है, नीचे लाइन आ रही है, इसका मतलब स्लोप तो नेगेटिव है, ठीक है, किस किस के बीच में ग्राफ है, आर और टाइम के बीच में, तो देखते हैं, देखो यहाँ देख लो, इसको जीरो ऑर्डर वाली को देख लो, टी हाफ, ये याद रखना, ठीक है ना, ये चार फॉर्मूले बहुत इस्तेमाल होते हैं, अभी हटा देता हूँ उनको। देखो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बताओ, मैं इसको लिख सकता हूँ आर, देखो बाई एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है बताओ, वाई इक्वल्स टू एम एक्स, क्या
लिखा क्यों नहीं जा रहा, यहाँ देखते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है नहीं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख लेते हैं, को इधर इसको ऐसे लिख लेते हैं, r इक्वल्स टू पॉजिटिव माइनस के टी प्लस आर नॉट, ठीक है ना। r को इधर लेके पॉजिटिव, ये इधर आया तो नेगेटिव, ये इस तरीके से, सही है। तो देखो y एक्सिस पे कौन आ रहा है, r, तो y एक्सिस पे कौन आ रहा है बेटा बताओ, r आ रहा है, ठीक है। दिखाई दे रहा है वीडियो में आपको ये, इसे मैं देखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, कोई नहीं, यहाँ समझ जाना, k इक्वल्स टू माइनस स्लोप लिखा है, ठीक है ना। अब देखो y एक्सिस पे कौन आ गया, r आ गया, ठीक है। x एक्सिस पे कौन आ गया बेटा बताओ, t आ गया, t है ना, टाइम आ गया। स्लोप देखो, स्लोप क्या है, m, क्या है बताओ, माइनस k, तो यहाँ पे देखो स्लोप माइनस स्लोप दे रखा है नहीं। और r, ये देखो c, इंटरसेप्ट कितना है बताओ, r नॉट है, r नॉट क्या है आपका बताओ, इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो ये कौन से सब कुछ मैच खा रहा है, कौन से ऑर्डर से खा रहा है बेटा बताओ, जीरो ऑर्डर से खा रहा है, किससे खा रहा है बताओ, जीरो ऑर्डर। तो ये किसका ग्राफ दे रखा है आपको, जीरो ऑर्डर का ग्राफ दे रखा है, ठीक है, जीरो ऑर्डर का ग्राफ दे रखा है। ये सारे फॉर्मूले दिमाग में रखना क्योंकि ये बार बार आते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस, दिख रहा है क्वेश्चन, increases 16 times when the concentration, यार ये तो बहुत बार बता चुके हैं ना, है ना। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n, n क्या होता है ऑर्डर, ठीक है नहीं। तो रेट कितने टाइम हो रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 16 टाइम, रेट कितने टाइम हो गया बताओ, 16 टाइम, ठीक है। फिर क्या करोगे, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज 4 टाइम्स, कंसंट्रेशन कितने टाइम हो गई बताओ, 4 टाइम, 4 की पावर n। ये तो सेम सा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल, एकदम पहले कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। तो 16 को कैसे लिख सकता हूँ मैं बताओ, 4 की पावर 2, तो यहाँ 4 की पावर n, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 2 हो जाएगा, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ओके बताओ, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। ये कौन सी हो गई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। देखो मोस्टली बच्चों को, आप में से जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है ना, बहुत सारे, मतलब जब भी टीचर ने आपके ने कराया होगा, जून जुलाई अगस्त, जब भी आपके टीचर ने करवाया ये चैप्टर आपको, तब आपने पढ़ा है। तो बेटा अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है ना ये चैप्टर, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, है ना। लेकिन जो मान लो किसी बच्चे ने पहले किताब खोली नहीं है, आज नई नई खोली है, तो उसको थोड़ा हो सकता है अजीब अजीब लग रहा है, जिक्का के आ रहा है, जिक्का आर नॉट, जे कहाँ स्लोप, कहाँ फलाना ठिकाना, है ना, बुद्धि खराब एकदम। तो आप ना थोड़ा सा एक बार चैप्टर का ओवरव्यू ले लो, है ना, कहीं से आप एक बार थोड़ा ओवरव्यू ले लो, उसके बाद ये क्वेश्चंस करोगे तो हो सकता है आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है नहीं। और वरना आप अगर थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना। तो एक बार समझ लो कि यहीं पे समझ सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है। बाकी थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे बताइए, है ना, तो मैं आपको ना क्या कहते हैं, एक बार शॉर्ट में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है नहीं। चलो अब यहाँ पे देखो बात, यहाँ से, इन अ गिवन ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर, देखो खुद ही बोल दिया इस बात, ऑर्डर जीरो ऑर्डर है, द स्लोप एंड इंटरसेप्ट आर, अभी तो जस्ट देखा ही था, है नहीं। क्या फॉर्मूला होता है बेटा बताना, ये इधर 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 कहाँ गया, ये रहा, है ना, ये फॉर्मूला बनाता ना, आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ये हमारा जीरो ऑर्डर की इक्वेशन है ना, जीरो ऑर्डर की इक्वेशन होगी, ठीक है। अब ये क्या हो गया बताओ, वाई एक्सिस पे हो गया ये एम एक्स प्लस सी, देखो ये वाई एक्सिस वेरिएबल, ये एम क्या होता है हमारा बताओ, है ना, क्या पूछा है, स्लोप पूछा, तो ये हमारा स्लोप हो गया, और सी क्या होता है, इंटरसेप्ट, ठीक है। यहाँ इंटरसेप्ट कौन है बताओ, आर नॉट, और जो स्लोप है वो कौन है बताओ, माइनस का की। तो जीरो ऑर्डर में देखो स्लोप कितना है, माइनस के, और इंटरसेप्ट कितना है, आर नॉट, तो आपका ये आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ जीरो ऑर्डर दे रखा था, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है, बार बार आते हैं ऐसे ही। देखो आगे, फॉर द रिएक्शन दिस, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, बेटा देखो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर तुम पता ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डर हम किसी रिएक्शन की शक्ल देख के पता ही नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी ने ये बोल दिया कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, कौन सी रिएक्शन है बताओ, एलिमेंट्री, तो तुम ऑर्डर पता कर सकते हो। देखो जैसे किसी ने बोला इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, उसने बताया ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, कॉम्प्लेक्स है, नहीं बताया ना, तो इसका ऑर्डर नहीं पता कर सकते हम। लेकिन अगर वो तुमसे कह देता
कि ये रिएक्शन जो है वो कैसी रिएक्शन है, बताओ मुझे। एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अगर एलिमेंट्री बोल देता तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होता और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 होता और टोटल ऑर्डर कितना हो जाता, 3 हो जाता। लेकिन इसका पता नहीं कर सकते तो हम करेंगे कांट बी प्रिडिक्टेड एज ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, रिएक्शन को देख के हम उसका ऑर्डर नहीं बता सकते, ठीक है। नहीं तो ये वाली बात दिमाग में रखेंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ए, है ना, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कितनी है बताओ, 1.5 m, एंड आफ्टर 120 सेकेंड, है ना, 120 सेकेंड मतलब टाइम कितना हो गया बेटा बताओ, तो 20 सेकेंड, ठीक है। नहीं कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज दिस, सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कितनी रह गई, 0.75 मोलैरिटी। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इफ फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो बेटा ये तो बिल्कुल आसान सा हो गया, अभी जस्ट फॉर्मूला आपको बताया था, है ना। कौन सा फॉर्मूला बताया था, बताना मुझे, जीरो ऑर्डर के लिए। अरे अरे अभी बताया था ना, R इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। अब देखो यहाँ पे ए देखा है तो ए नॉट ले लिया, बस इतना सा फर्क है ना, आर लगा लिया। तो इसको कैसे ऐसे लूँ, ए इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, है ना, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो ए है वो कितना है बताओ, 0.75 इक्वल्स टू माइनस के, हमें भैया पता करना है, ये 120 हो गया, प्लस ए नॉट की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 0.75, सॉरी, अच्छा ए नॉट की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1.5। क्लियर नहीं है वाली बात। तो बेटा आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको ले जाओ उधर, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो इधर कितना कैसे लिख लेंगे, 1.5 माइनस 0.75 इक्वल्स टू 120 के, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दो, 0.75 ही आ जाएगा, इक्वल्स टू 120 के इक्वल्स टू 120 अपॉन 0.75 अपॉन 120। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर नहीं वाली बात। तो मतलब कुल मिला के ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना था। आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, आपको टाइम टी पे कंसंट्रेशन दे रखी है, आप पता करते हैं। आगे देखते हैं, if the initial concentration of A reduced to 1/4 in a zero order reaction, then time taken for half life, the time taken for half the reaction to complete। चलो ठीक है, जरा यहाँ देखना एक बहुत ध्यान से। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था जीरो ऑर्डर के लिए, टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट अपॉन 2k। बेटा यही फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ का, सही है। ये तो कांस्टेंट है 2 और k। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूस टू 1/4। इसको कितना कर रहा हूँ बताओ मैं, 1/4, है ना। तो हाफ लाइफ भी कितनी हो जाएगी बताओ, 1/4 हो जाएगी, है ना, रिड्यूस टू 1/4। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट रिड्यूस टू 1/4, ठीक है ना बेटा। तो हाफ लाइफ भी कितनी हो जाएगी बताओ, 1/4 हो जाएगी, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/4 है। आगे देखो सेवंथ, एक सेकेंड, बार बार चिपकती है ये वीडियो। चलो समाधान देखें एक दो दिन में कैसे सही होगा। यहाँ देखो फिर से देखो, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, आर नॉट अपॉन 2k। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज आर नॉट। तो बेटा टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू, देखो आर नॉट कितना हो रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी हो रही है, 1/4 हो रही है, 1/4। तो टी हाफ भी कितना हो जाएगा, 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस टू 1/4, ठीक है। नहीं आप क्या बोलोगे, हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब एक चौथाई हो जाएगी तो जे भी एक चौथाई हो जाएगी, 1/4 टाइम्स हो जाएगी। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑफ द टाइप ए से प्रोडक्ट बनना है, द रेट इक्वेशन मे बी एक्सप्रेस्ड एज, फॉर अ जीरो ऑर्डर, अरे जी तो यही है ये फॉर्मूला, जो फॉर्मूला लिखते आ रहे हो अभी तक, वही वाला फॉर्मूला अभी तो लिखा क्या था, ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू के टी, है ना। तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, कहाँ है पहला ना, ये रहा। आगे नेक्स्ट, the slope in the plot of this versus time for first order reaction is, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है,
अच्छा ठीक है, सुनो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है आपका ln r नॉट माइनस ln r इक्वल्स टू kt। ठीक है, तो इसको भी कैसे लिख सकता हूँ बेटा, बताना। मैं इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ln r इक्वल्स टू माइनस kt प्लस ln r नॉट। ठीक है, तो वही जगह हो रहा है। तो बेटा ये आपको फॉर्मूला डायरेक्टली पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, ln r वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो यहाँ पे स्लोप जो है वो कितना होगा बताओ, माइनस के होगा। तो माइनस के का है ये वाला, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है यहीं पे, तो दिमाग में रखना, अगर यहाँ पे ये वाला लॉग नहीं होता, ln नहीं होता, अगर वो कहता है लॉग लॉग आर, तो ये पता कितना होता, तो ये होता यहाँ पे नीचे क्या आ जाता होता, 2.303 भी आ जाता, तो ये हो जाता। ठीक है ना, लेकिन कौन सा लॉग है बताओ, नेचुरल लॉग ln। ठीक है ना, ये नेचुरल लॉग है, तो क्या होगा बेटा बताओ, माइनस के होगा आंसर। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज डबल व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, सुनो, कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो हाफ लाइफ भी डबल हो जा रही है। ठीक है ना, अभी जस्ट बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पर। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, क्योंकि दो ही ऑर्डर के फॉर्मूले हैं तुम्हारे में, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है ना, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ से, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ जो होगी ना, टी हाफ, वो होती है ए नॉट अपॉन 2k। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसकी टी हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 0.693 अपॉन के। तो बेटा देखो, इसकी टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी रेट कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट होती है। ये टी हाफ कैसी होती है, कांस्टेंट। ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन देखो, ये जो जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की कैसी है बताओ, इसकी जो टी हाफ है बेटा, है ना, वो रिएक्टेंट किसके कैसे है बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसकी भी बढ़ेगी। तो ये कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज डबल व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल। इसको डबल करा तो ये भी डबल हो गई, है ना, तो कौन सा ऑर्डर है बताओ, जीरो ऑर्डर। अगर इसको डबल कर दो, इनिशियल कंसंट्रेशन डबल ट्रिपल कुछ भी कर दो, हाफ लाइफ पे कोई असर ही ना पड़े, वो कांस्टेंट रहे, तो कौन सा ऑर्डर होगा बताओ, फर्स्ट ऑर्डर। तो ये कौन सी ऑर्डर होगा बताओ, जीरो ऑर्डर होगा, क्योंकि ये डबल तो ये भी डबल, जीरो ऑर्डर। ठीक है, नहीं कांस्टेंट रहे तो क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, कांस्टेंट रहती तो कौन सा होता बताओ, फर्स्ट ऑर्डर। ऐसा पूछा है, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होती हैं जिनकी हाफ लाइफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, वो कौन सी होती है बेटा बताओ, फर्स्ट ऑर्डर। अगला क्वेश्चन, Which radioactive isotope would have the longest half life? इसकी हाफ लाइफ ज्यादा होगी है, इसकी हाफ लाइफ ज्यादा होगी। ठीक है, गिवन रेट कांस्टेंट फॉर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। बेटा एक बात बताऊं, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, क्या होती हैं बताओ मुझे, रेडियो एक्टिव रिएक्शन, वो सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। कौन सी होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। ठीक है ना, तो अब तुमको पता है, चाहे कोई सा भी ऑर्डर होती, ठीक है, वैसे जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं वो सारी फर्स्ट ऑर्डर होती हैं। ठीक है, तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे, 0.693 अपॉन के। तो जिसकी के की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी हाफ लाइफ कम होगी। क्लियर है नहीं ये वाली बात, तो देखो इसकी के की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, इतनी। ठीक है नहीं, और इसकी के की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, इतनी। ठीक है नहीं, तो इसकी वैल्यू कैसी दे रखी है बेटा बताओ, ज्यादा। इसकी वैल्यू कैसी दे रखी है, ज्यादा। यहाँ देखो -2 है, यहाँ पे -3 है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा दे रखी है, तो इसकी हाफ लाइफ कम होगी। मतलब हाफ लाइफ ज्यादा किसकी होगी, इसकी। क्लियर नहीं है भाई, तो यही दे रखना था, जिसकी के की वैल्यू ज्यादा उसकी हाफ लाइफ कम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन if the concentration of reactant is double, its half life is also double। बेटा ये तो गलत बात है, अभी तो जस्ट बताया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन कितनी भी हो जाए, हाफ लाइफ कभी चेंज नहीं होती। चाहे कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, क्वाड्रुपल हो जाए, हाफ लाइफ हमेशा कांस्टेंट रहेगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
ठीक है ना, तो डबल होने पे डबल नहीं होने वाली, ठीक है, गलत बात है। द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है ना। तो हाफ लाइफ जो होती है डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कौन से में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये वाली बात आप दिमाग में रखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की जो हाफ लाइफ होगी वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। ये देखो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एस्टर फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बिल्कुल सही बात। अगर देखो, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर मच ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये वाली बात भी कैसी है बेटा, बताओ, सही है। तो ये दोनों ही कैसे हैं, बताओ, सही। आगे देखते हैं। द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड द रेट रिएक्शन आर द सेम, बिल्कुल सही बात है। देखो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो K होता है उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और जो रेट होता है, रेट की यूनिट भी क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो दोनों यूनिट सेम होती हैं, है ना, तो बिल्कुल सही है, सेम होंगी। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, ये वाली बात भी सही है, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। ये कह रहा है, देखो रेट इक्वल्स टू क्या होता है, के रिएक्टेंट की पावर, यहाँ क्या आता है, यहाँ एन, एन क्या होता है, ऑर्डर। अगर ये ऑर्डर कौन सा है बताओ, जीरो ऑर्डर, है ना, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, जीरो। तो रेट क्या हो जाएगा बताओ, रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाता है। इसलिए जो कांस्टेंट की यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी बताओ, रेट की यूनिट होगी, क्लियर है ना। और ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये बेटा दोनों सही है, और दिस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। आगे देखो, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अलग अलग सालों में आई है, 24 में आया या 30 में आया। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन सेम, सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन, समझ रहे हो, मतलब एक साल के बाद अगले साल के पेपर में सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो, बिल्कुल सही बात है, अभी तो बताया जस्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। मतलब सेम क्वेश्चन आपका क्या हो रहा है बताओ, रिपीट हो गया। आपने एक और चीज देखी होगी, कॉन्सेप्ट वही सेम है ना, सारे क्वेश्चंस पे वही सिमिलर कॉन्सेप्ट्स बार बार क्या करे जा रहे हैं बताओ, यूज करे जा रहे हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो हर साल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो भी लगभग मैच क्वेश्चन आ रहे हैं, कई बार कई सारे क्वेश्चंस तो रिपीट हो जा रहे हैं, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, कर लोगे, समझ समझ के कर लोगे, ठीक है, तो पेपर में तुम्हारा क्वेश्चन पक्का हो जाएगा बेटा, पक्का एकदम। अच्छा, टाइपिंग में लिखा है, टाइपिंग में, द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम in which the concentration of reactant is reduced to 1/2 of its, बिल्कुल सही है। देखो, हाफ लाइफ का मतलब क्या है, हाफ लाइफ वो टाइम जिसमें रिएक्शन आदि खत्म हो जाए, उस टाइम को क्या करते हैं बताओ, हाफ लाइफ बोलेंगे। जैसे मान लो ए है, बी है, ये मैंने शुरुआत में लिया 10 ग्राम, है ना, तो वो टाइम जिसमें ये 5 ग्राम रह जाए, आधा खत्म हो जाए, आधी रिएक्शन हो जाए, है ना, वो टाइम जिसमें ये आधा खत्म हो जाए, उस टाइम को क्या बोलते हैं बताओ, हाफ लाइफ बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है ना, वो टाइम जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन हाफ तक खत्म हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे बेटा बताओ, उसका हाफ लाइफ। अगला देखो रीजन, इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल इट्स हाफ लाइफ इज डबल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल इज, देखो फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती, अभी बताया ना। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होगा, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होगा, 0.693 ऑन के, ये क्या है, कांस्टेंट। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है, वो रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। तो रीजन कैसा है गलत, असर्शन कैसा है सही। अगला क्वेश्चन, which of the following represents the fraction of molecules which with energies equal to greater than EA। कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ई एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो इसको बताने के लिए आती है हमारे पास अरेनियस की इक्वेशन। अरेनियस की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार में। देखो K इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है नहीं, K इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा बताओ, अरेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं बताओ, अरेनियस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ देखो, ये जो ई एक्सपोनेंशियल है ना, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी जो है,
ये क्या है, वो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का जिनकी एनर्जी ई से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ई की पावर, तो इसका आंसर होएगा ये वाला, है ना। ये अरेनियस इक्वेशन है, याद रखना। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स। इनमें से कौन सी ग्राफ की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं बेटा, बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी पता कर सकते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं। तो इस इक्वेशन में क्या करता हूँ, लॉग ले लेता हूँ, लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए, और देखो ई की पावर एक्स होता है, तो इसका अगर मैं लॉग कर दूँ, है नहीं, लॉग ले लूँ, तो क्या निकल के आ जाता है बताओ, एक्स, है ना। तो ई की पावर एक्स का क्या आ जाता है, एक्स, तो ये माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब किस किस के बीच में ग्राफ बनना है ना। तो एक तो लॉग के बीच में बनाना है, और वर्सेस क्या बनेगा, इसको कैसे लिख देंगे, एल एन के इक्वल्स, इसको आगे लेते हैं, माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस लॉग ए। इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको कंपेयर कैसे कर देंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो बेटा देखो y पे कौन हो गया, लॉग के हो गया, इधर कौन हो गया बताओ, 1/t हो गया। तो इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ से स्लोप क्या आएगा, ई ए आएगा, ठीक है ना, फ्रॉम द स्लोप इट्सेल्फ। ठीक है, तो किस किस के बीच में बनना बताना मुझे, लॉग के और 1/t कहाँ दिख रहा है, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो बस ये अरेनियस इक्वेशन है, इसमें लॉग ले लिया हमने, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट, द रूल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, ये फिर से यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि ये कैटलिस्ट है वो किसी भी रिएक्शन को किस तरीके से तेज, देखो कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो किसी रिएक्शन को तेज कर दें या धीमा कर दें, है ना। कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस विच एल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग द पाथ ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, या फिर बाय चेंजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देता है या घटा देता है। तो किसको चेंज करता है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, याद रखेंगे। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है याद रखना इस बात को, ठीक है। बहुत टाइम हो गया, तो टाइम देखो, फटाफट से खत्म करते हैं इसको। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, अभी बताया था ना, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बताओ, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन इफेक्टिव कोलिजन द कोलिजन मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव, देखो सुनो, जब रिएक्टेंट ए से बी बनना है, तो ए के एटम क्या करेंगे बताओ, ए के एटम आपस में टकराएंगे, ये टकराएंगे, और जैसे ही ये टकराएंगे, ए टकराए, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बताओ, बी में। मतलब जब कोलिजन होगा, अब ऐसा नहीं कि कोई भी मॉलिक्यूल टकराए तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दो कंडीशन है, जो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं वो एकदम परफेक्टली टकराने चाहिए, है ना, जैसे ये गोले हैं दो, तो ये ऐसे टकराने चाहिए, ये नहीं ये ऐसे टकरा रहे हैं, नहीं, ठीक है ना। जैसे कैसे कोलिजन होना चाहिए, हेड टू हेड, है ना, इनका हेड टू हेड कोलिजन होना चाहिए। अगर ये साइड से टकराए, ये ऐसे आया, ये ऐसे टकरा के चला गया, तो नहीं कोलिजन। तो पहला क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना। और अगर धीमे धीमे आके टकराए तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल तेजी से आनी चाहिए, मतलब एनर्जी भी होनी चाहिए और ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, तो है ना। तो इनके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर एनर्जी भी होना चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए ना। तो थ्रस्ट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन बोथ, दोनों चीजें उनके पास होनी चाहिए। अगला देखो, द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अरेनियस इक्वेशन, अभी तो बताया था, k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, है ना। तो k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा बेटा, बताओ, सही हो जाएगा। याद रखनी है ये सब बातें, ऐसे ही नहीं हवा में चल रही हैं, ठीक है ना, बुद्धि उद्दीन लगाओ तो कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। अभी जस्ट बताया था वही आ गया फिर से। देखो अरेनियस इक्वेशन क्या होती है बताओ, k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये होती है आपकी अरेनियस इक्वेशन, ठीक। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, तो इधर हो जाएगा लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, एल एन के, इसको आगे लिया माइनस ई ए अपॉन आर 1/t, और इधर प्लस एल एन ए। तो खुद बताओ इसको
कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है ना। अब देखना बेटा y इक्वल्स टू, तो देखो y एक्सेस पे ln के लॉग के आ रहा है, ये रहा। x एक्सेस पे कौन आ रहा है बताओ, 1/t आ रहा है, तो 1/t आ गया, सही है। अब देखो यहाँ कौन बचा, स्लोप है माइनस ए अपॉन आर। देखो स्लोप, स्लोप कहाँ है, माइनस ए अपॉन आर, तो ये हमारा स्लोप है, ठीक है। और इंटरसेप्ट सी कौन है, लॉग ए, तो इंटरसेप्ट कौन है, लॉग ए, मतलब ये वाला ऑप्शन कैसा है आपका, सी सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखना। आगे देखो, मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन भी होना चाहिए। चलो भैया लास्ट क्वेश्चन तक मतलब पहुंच गए हैं एकदम। एक बात दिमाग में रखो, देखो पढ़ाई करनी पड़ रही है नहीं, कितना बढ़िया दौर था, ठीक है, पहले का जमाना, तीर चलाओ, घोड़ा चलाओ, राजा बन जाओ। पर बेटा आज अगर राजा बनना है तो तुम्हें जे जे चलाना पड़ेगा, यानी मतलब कुल मिला के मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज़ को दिमाग में रखिए। और एक बात हमेशा दिमाग में रखनी है, विद्यार्थी जीवन संघर्ष का जीवन तो ये संघर्ष का टाइम है, संघर्ष करो, ठीक है। विद्यार्थी जीवन संघर्ष का जीवन, और वैसे ही कौन सा संघर्ष, पूरी साल तो मटरस्ती मारी है नहीं, अब कुछ दिन तो पढ़ लो, है ना, कुछ दिन, अब क्या एग्जाम चली रही है, एग्जाम आने वाले हैं, कुछ दिन पढ़ लो बस, और क्या है, पढ़ लो पास हो जाओगे, है कि नहीं। और ना तो पूरा अगला पूरा साल, फिर एक काम करो तुम ना इन पेपरों की तैयारी मत करो। अगर तुम अभी भी नहीं पढ़ रहे, इस पॉइंट ऑफ टाइम में तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं और अभी भी तुमको आलस आ रहा है, फोन चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, ठीक है, नहीं तुम्हारा दिमाग इधर उधर जा रहा है, तो बेटा एक काम करो, तुम पेपर की तैयारी मत करो, तुम सीधे री एग्जाम की तैयारी करो, है ना, कंपार्टमेंट की तैयारी करो तुम सीधे। चलो देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से, असर्शन देखते हैं, रेट कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। और क्या कहते हैं नेक्स्ट है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच कोलाइड विद एनर्जीज ग्रेटर देन एक्टिव। बिल्कुल सही बात है, कौन बात है, सही कर रहे हैं ये। पर इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो फटाफट से, चलो ठीक है। तो बेटा इसके बाद अब हम क्लास का करते हैं एंड, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करेंगे, ठीक है। पर आपको करना क्या है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, और कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट आता है तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के भेज देना, मैं किसी शॉर्ट वीडियो बना के आपको करूँगा, उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, चलिए ठीक है, थैंक यू।